सब लोग आ गए क्या? नहीं। हाँ नहीं। तो आसान संज्ञा हो गई। किसी को इसमें अब तक जो संज्ञाएं पढ़ी उसमें किसी को कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, या जो वापस पूछनी हो, तो प्लीज मैसेज या चैट में मैसेज या माइक ऑन करके बता दे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, फिर तो अवसान के बाद है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण एक ज्ञान संप्रसारणम, यहाँ पे मिस्टेक है। एक ज्ञान संप्रसारणम, यहाँ र की बजाय यहाँ वो होना था, णम होना था ये। तो यण के स्थान पर विदित इक, एक यण, यानी यण के स्थान पर विदित इक, यण की जगह पर जो इक आ रहा है उसके संप्रसारण संज्ञा। अब ये कैसे आ रहा है भाई? जब संधि या वगैरह इस तरह की चीजें होती है ना, तब यण को इक आदेश हो जाता है। इक को यण तो कब आता है भाई? जब यण संधि होती है तब इक को यण आदेश होता है, इक को यण से। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। एक दो संधि और उसमें है ऐसा, जब इक को यण को एक आदेश होता है। जब यण को एक आदेश होता है तो उस इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। ठीक है। फिर आता है उपदा संज्ञा। उपदा संज्ञा क्या है? ये अलो अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम अल से पूर्व उपस्थित वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। ठीक है। अब अंतिम अल, पहली बात तो अल क्या है तो बोल सकता है अल क्या होता है? बहुत इजी है। सारे के सारे माहेश्वर सूत्र अल में काउंट हो जाते हैं, पता है। अ से स्टार्ट होके ल पे खत्म हो रहा है। हम अच पढ़ते हैं, हल पढ़ते हैं, अल पे यूजुअली ध्यान नहीं जाता है ना। तो अल यानी कि कोई भी वर्ण, चाहे कोई सा भी वर्ण हो, अंतिम अल यानी अंत में जो भी वर्ण आ रहा है चाहे कोई सा भी हो, हल हो चाहे अच हो, उससे पहले वाले वर्ण जो है उसकी उपधा संज्ञा हो। ठीक है। ये बता रहा है उपधा को। उपधा का यूज तो शायद संधि में ही हो जाएगा। हाँ, उपधा का यूज संधि में ही हो जाएगा। एक दो सूत्र है जो स्वर संधि है, जो हमारी अच संधि, उसके वो उसमें जा रहे हैं, एक्सेप्शंस में, उसमें उपधा का यूज आ जाएगा। तो ये हुई हमारी उपधा संज्ञा। फिर आती है अप्रक्त संज्ञा। ये क्या बोल रहा है? अप्रक्त एकाल प्रत्यय, जो प्रत्यय मात्र एक अल से युक्त हो। एक अल यानी मात्र एक ही वर्ण हो जिस प्रत्यय में। मान लो जैसे कि प्रत्यय तो नहीं है लेकिन एक वर्ड है प्र, इसमें भी टोटल तीन अल है ना। तो ये ध्यान देना कि एक अल होना चाहिए। अभी एक अल वाला प्रत्यय यूं तो पाया ही नहीं जाता, कि सिर्फ एक अल का प्रत्यय यूजुअली होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल युक्त हो या रह गया हो, यहाँ पे ये भी लिखा है। यानी मान लो इत वगैरह हो, हुआ के लोप वगैरह हो, हुआ के एक अल बचा है अगर प्रत्यय के अंदर, तो उसकी क्या होगी? अप्रक्त संज्ञा होगी। ठीक है। तो ये हुई हमारी अप्रक्त संज्ञा। फिर आती है नदी संज्ञा। ये इकारांत और उकारांत जो होते हैं ना, उनके शब्द रूप में काम आने वाली है नदी और ये दोनों। तो नदी संज्ञा क्या कह रही है? यू स्याख्यो नदी। दीर्घ इकार और दीर्घ उकार दोनों मिलेंगे तो यू बन जाएगा इकोयंची से। तो यू दीर्घ इकार और दीर्घ उकार, स्त्री आख्यो अगर स्त्रीलिंग में है ना, यानी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग में है तो उन शब्द स्वरूपों की नदी संज्ञा हो। ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। और नदी संज्ञा का यूज क्या है भाई बताओ? जब दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत के स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं ना,
तो वहां पर नदी संज्ञा होने की वजह से कुछ एक सूत्र नए लगते हैं, 3-4, जिसकी वजह से नदी के रूप अलग चलते हैं। हरि और उससे हरि और गुरु से नदी के रूप काफी अलग चलते हैं, और उसका रीजन यही है कि वहां नदी संज्ञा होने की वजह से चीजें चेंज हो जाती है। वहीं यहाँ पर भी घी संज्ञा हो रही है, और घी संज्ञा की वजह से जो चेंज वो आ रहा है वो यहाँ घी की वजह से आ रहा है। जहां नदी चलेंगे वहां नदी वाला सूत्र लगेगा, और जहां गुरु हरि वगैरह चलेंगे वहां, यहाँ लिखा है शेषो गया सखी। शेषो, शेष का मतलब है दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत हो गए। अभी ये लघु रस्व इ और रस्व उ से अंत होने वाले, लेकिन सखी के अतिरिक्त, है ना। और जो नदी संज्ञक नहीं है, यानी जो स्त्रीलिंग भी नहीं है और इकारांत भी नहीं है और उकारांत नहीं है, वो छोड़कर और सखी को छोड़कर बाकी के जितने भी रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्द है उनकी घे संज्ञा होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भ यक्षी भम। अभी क्या है, सिर्फ ये सूत्र पूरा नहीं बता रहा। सर्वनाम स्थान संज्ञक, सर्वनाम स्थान संज्ञक के लिए हमें एक बार सर्वनाम स्थान संज्ञक पढ़नी पड़ेगी। एक होती है सर्वनाम संज्ञा और एक होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, ये है पहली तो सर्वनाम संज्ञा। सर्व आदि सर्वनामानि, सर्व में पठित जितने भी, सर्व आदि में पठित जितने भी वर्ण है वो सब सर्वनाम संज्ञक है, उन सबकी सर्वनाम संज्ञा होगी। दूसरा है पूर्व परावर पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपरा अदराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। व्यवस्था के अर्थ में, जब व्यवस्था अर्थ हो तब ये जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखे हैं पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, ये जो 7 शब्द है, अगर ये जस से परे हो तो इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। अब जस क्या है, कोई अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाए तो पता चलेगा कि सुप्रत्यय में जो पहले 3 है, वो जो तीसरा है, पहली लाइन का तीसरा एंडिंग वाला, जिसे हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बोलते हैं, वो जस है। ठीक है, अभी एक चीज देखी होगी कि जब सर्वनाम के शब्द चलते हैं तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं संज्ञा वालों से। उसका रीजन है ये, सर्वनाम की वजह से उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो जस के बाद में हो तो उसकी, ये वाले सिर्फ जस के बाद में हो तब इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, अदरवाइज नहीं होती इन 7 शब्दों की। बाकी सर्वादि की तो पूरी सर्वनाम संज्ञा होती है ना। फिर आता है स्व स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। ठीक है, स्वम अनज्ञाति, अनज्ञाति मतलब स्व अज्ञाति। अब स्वम अज्ञाति यानी कि अज्ञाति धन, अज्ञाति धन, ज्ञाति और धन के अतिरिक्त जो स्व के दो अर्थ है, जिसको बोलते हैं एक तो आत्म और एक आत्मीय, यानी मैं और एक मेरा, 2 अर्थ होते हैं स्व के, ज्ञाति और धन के अतिरिक्त। तो ये जो दोनों अर्थ है, यहाँ क्या लिखा है, ज्ञाति और धन के अर्थों को छोड़कर जो अन्य 2 अर्थ है, तो वो हुए मैं और मेरा, यानी आत्मा और आत्मीय। इनमें अगर जस हो पीछे तो इनकी भी सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक है, फिर आते हैं अंतरम संव्यानयोः। बाह्य और परिधान के अर्थ में अंतरम यानी अंतर शब्द की काफी सारे अर्थ होते हैं, उसमें से जो बाह्य अर्थ है और जो परिधान अर्थ है, उनमें जस अगर पीछे हो तो उसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है विकल्प से। तो अगर हम यूजुअली देखते हैं कि कुछ शब्द रूप ऐसे चलते हैं जिनमें एक शब्द रूप ऐसे लिखा होता है कि भाई एक लिखा है कॉमा करके दूसरा लिखा है, उसका रीजन भी ऐसे सूत्र होते हैं, जिसकी वजह से उनके, जैसे मान ले इसकी वजह से इन 3 सूत्रों के कारण क्या होता है, इन 3 सूत्रों के कारण इनके जब शब्द रूप चलेंगे तो प्रथमा बहुवचन के अंदर इनका रूप अलग बनेगा और एक अलग बनेगा, 2 तरह के रूप बन जाएंगे। विकल्प लिखा है ना यहाँ पे, इस वजह से 2 विकल्प उपस्थित होंगे, भाई हमें जिस जगह यूज करना है उसके अकॉर्डिंग वो उठाना है, और कहाँ कहाँ उठाना है वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनके यूजेस होते हैं। तो ये सर्वनाम संज्ञा हो गई। उसके बाद आती है सर्वनाम स्थान, ये अलग होता है। सर्वनाम स्थान नपुंसकलिंग से भिन्न अन्य लिंग में
सुड़ प्रत्यय, सुड़ क्या है, सुड़ है सु और जस हम औट, ट की है ना ड हो जाता है, तो सुड़ प्रत्यय, ये 5 जो है इनके सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। किसमें, नपुंसक लिंग से भिन्न अन्य किसी भी लिंग में, यानी कि अपन ने देखा होगा खलम खले खलानी, खलम खले खलानी ऐसे रूप चलते हैं किसके, नपुंसक लिंग के, लेकिन बाकियों के तो अलग चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, सर्वनाम स्थान के कारण। ठीक है, तो बाकियों की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो रखी होती है इस वजह से। दूसरा, शी सर्वनाम स्थान है, नपुंसक लिंग में जस और शस के स्थान पर विधि शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। यानी अगर जस और शस है, क्या सु और जस, अम और शस, पीछे के दोनों बहुवचन जो है प्रथमा और द्वितीय के, उनके स्थान पर अगर शी आ जाए, आदेश हो जाए किसी सूत्र से, तो उस शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो ये 2 सर्वनाम स्थान संज्ञा है। अभी हम कहाँ थे, हम थे भ संज्ञा में। जिस शब्द स्वरूप से परे सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय हो, तो भाई कहाँ कहाँ हो रहे हैं, सु और जस अम औट, ये 5 सर्वनाम स्थान संज्ञक है, और जस और शस वो शी आएगा तब सर्वनाम स्थान संज्ञक होंगे, है ना। तो अगर ये 6 प्रत्यय किसी के पीछे आए, तो जिस शब्द स्वरूप से परे सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय से भिन्न यकार आदि और अजादि सु से कप प्रत्यय कोई प्रत्यय हो, तो उसकी भ संज्ञा होती है। अब ये सु से कप प्रत्यय ये कुछ डिफरेंट मैटर है, भ संज्ञा का यूज हमारे नहीं है। अंग संज्ञा, यस यस्म सत प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, जिस प्रकृत शब्द से परे प्रत्यय का विधान हुआ हो, यानी जो प्राकृतिक शब्द है, कोई धातु है या जो भी है, ऐसा कोई वर्ड है, उसके पीछे प्रत्यय का विधान हुआ है किसी सूत्र से, ठीक है, और प्रत्यय का विधान हो गया है, तो जो पहले वाला वर्ड है उसकी अंग संज्ञा होगी। ठीक है, जिसके भी पीछे प्रत्यय लगा है उस शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी। अभी क्या होगा, अंग संज्ञा होने से जब हम प्रत्यय लगाएंगे और हमें कुछ चेंज अगर आगे वाले शब्द में करना होगा, तो अंग संज्ञा से हम उसको बता पाएंगे। और अगर पीछे वाले में करना होगा, तो पीछे वाला तो वैसे ही प्रत्यय है, तो उसके अकॉर्डिंग में भी प्रत्यय के अंदर ये हो जाएगा। लेकिन अंग में क्या लगेगा, इसके लिए आगे वाले वर्ड में क्या लगेगा, तो उसको क्या नाम देंगे, इसलिए उसको अंग नाम दे दिया। ठीक है, फिर आती है संबुद्धि। संबुद्धि संज्ञा कब होती है, संबुद्धि संज्ञा होती है एक वचनम संबुद्धि, संबोधन करने के समय प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, जब अपन लिखते हैं ना, तो बाकी सब सेम चलता है संबोधन में, प्रथमा के सारे जो एक वचन होता है ना, उसके अंदर के पीछे का विसर्ग हट जाता है, उसका रीजन है ना ये संज्ञा होती है। ठीक है, सर्वनाम हमने पढ़ लिए, सर्वनाम स्थान ये भी देख लिए, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ये संज्ञा 2 जगह करनी होती है, एक सुप्रत्यय में एक तिंग प्रत्यय में। सुप से सुप प्रत्यय में करते है सुपह, ये प्रत्यय क्या बोलता है, सुप का प्रत्येक त्रिक क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होता है। सुप प्रत्यय को जैसे हम लिखते हैं ना 21 प्रत्ययों को 7 लाइनों में, वैसे नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है पूरा एक लाइन में, स्व जस नोट छष्टा ब्याम बीस किए ब्याम ब्यास कसे ब्याम ब्यास कसो सामियो सुप, ऐसे लिखता है उसको। तो वहां पर क्या होता है कि भाई अपने को पूरे ऐसे लाइन में लिखे हुए हैं, तो ऐसे करना है, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, मान लो ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पहला एक वचन, ये दूसरा द्विवचन, ये तीसरा बहुवचन, वापस ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, इस तरह से हमने उसकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं कर दी। ये हो गया सुप के बारे में। फिर आता है दूसरा, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन नानी एक शह, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तानी यानी उनकी, अब उनकी क्यों हो रही है, तो उससे पहले यह सूत्र पढ़ा जाता है, क्या, तिंग स्त्रीणी स्त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा, तिंग जो प्रत्यय है उनमें 3 के युग्म का प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। ये रहे हमारे 3 प्रत्यय। ठीक है,
अब इनके तीन तीन के ग्रुप बनाने, ये पहले के तीन, ये दूसरे तीन और ये तीसरे तीन। तो इनकी क्या, ये प्रथम पुरुष, ये तीन प्रथम पुरुष, ये तीन मध्यम पुरुष और ये तीन उत्तम पुरुष। ठीक है, ये ऐसे हो गए। फिर तानी, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो क्या होगा, उनकी जो ये प्रथम द्वितीय मध्यम और उत्तम पुरुष हो गए हैं, उनकी उनकी क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होगी। तो भाई ये कैसे लगेंगे, भाई एक वचन ये सारे हो गए, द्विवचन ये सारे हो गए और बहुवचन ये सारे हो गए। ठीक है, ऐसे कैसे, इनकी भी प्रथम मध्यम, इनका नाम प्रथम मध्यम और उत्तम क्यों है पता है क्या? इनका नाम इसलिए है प्रथम मध्यम और उत्तम क्योंकि ये है एक होता है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हुआ पहला आदमी, क्यों, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, सामने वाला पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि वो मध्यम पुरुष है, वो उसके और इसके बीच में मध्यम, एक तरीके से मिडिल पर्सन हो गया है ना। और उत्तम पुरुष, भाई मैं तो उत्तम ही हूँ, सबको अपना खुद का तो उत्तम ही लगता है, इसलिए उत्तम पुरुष यानी कि स्वयं के बारे में। ऐसे प्रथम मध्यम और उत्तम बोलते हैं, पता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होने के बाद उनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संख्या हो जाती है। इस सूत्र से तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन नानी एकशः। ठीक है, क्रमशः इनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन हो जाती है। तीन का जो ग्रुप है उनमें से हर एक ग्रुप में एक एक वचन होगा, एक द्विवचन होगा और एक बहुवचन होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी ये संज्ञाएं हो गई। फिर धातु संज्ञा जो मैंने अभी बताई थी, वो आदियो धातु और स्नाद्यंता धातु। फिर आती है लास्ट हमारी आज की अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा क्या बोल रही है, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि गण में पठित शब्दों और अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में पठित निपात, जो स्वरादि है वो और जो निपात है वो उनकी अव्यय संज्ञा होगी। अभी स्वर आदि गण है वो और निपात है जो वहां पठित है, इनका अपने कोई मतलब नहीं, अपने निपात सिलेबस में नहीं है। अपने खाली ये ध्यान रखना है कि भाई अव्यय संज्ञा ये सूत्र करता है, निपातों की करता है। दूसरा, तद्धितस् चा सर्व विभक्ति, जिस तद्धित की सभी विभक्ति नहीं हो उसकी भी अव्यय संज्ञा होती है। अभी ये चीज कहाँ काम आती है, जब हम तद्धित प्रत्यय करते हैं, उसके अलावा नहीं आती। ठीक है, तीसरा कृन बेजंत, मकारांत और एजंत, कृन म एजंत, म और म और अच से अंत होने वाला। मकारांत और एजंत कृत प्रत्यय की अव्यय संज्ञा होती है, जिसके एंडिंग में म आए या जिसके एंडिंग में एच, एच क्या हुए, ए ओ ए और ओ। ठीक है, ये चार वर्ण तो इससे अंत होने वाले हैं, उनकी अव्यय संज्ञा हुई। फिर है त्वा तोसुन कसुन, तो जिसके अंत में त्वा तोसुन और कसुन प्रत्यय, उनकी भी अव्यय संज्ञा होगी। ये भी अव्यय में ही है क्योंकि उनके रूप चलेंगे या नहीं चलेंगे इस चीज के ऊपर ही अव्यय का काम आएगा। फिर आता है अव्यय भावश्च, इसको ध्यान में रखना कि कौन सा सूत्र है जो अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा करता है। सारे समासों में रूप चलते हैं प्रतिपदिक संज्ञा होने से, अव्यय समास क्यों नहीं चलते अव्यय भाव के, क्योंकि उसकी अव्यय संज्ञा होती है और ये इस सूत्र से होती है अव्यय भावश्च। ठीक है, तो ये थे संज्ञा सूत्र। इसके अलावा होते हैं पांच छह और वो इतने काम के नहीं, उनका यूज भी नहीं आता अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये चीजें देखने लायक थी जो बता दी। और आज हमारा संज्ञा प्रकरण खत्म हो गया। अब किसी को सवाल है तो बोलो। क्या किसी के पास कोई सवाल है? नो मैम। सब समझ में आ गया सारा? एक दिन में इतना समझ में आ भी गया, मेमोराइजेशन नहीं होता इतना एक साथ। मैडम मैम हमें दिन में 3 या 4 मैक्सिमम 6 सूत्र पढ़ाते थे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाते थे। उनको पता था इनको डाइजेस्ट नहीं होगा, आधे घंटे में क्लास सब बैठ के चल जाती।
ये तो फिर भी संज्ञा सूत्र है जिनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो याद रखने जरूरी नहीं है। संधि सूत्रों में तो भाई एसेस करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, एग्जाम्पल ज्यादा करने पड़ेंगे और सूत्र कम करने पड़ेंगे, वरना सब गोलमोल हो जाएगा। मैंने बोला ना सारे सूत्र याद नहीं करने, मैं बता दूंगी कौन कौन से करने हैं। अभी जैसे मैं बताऊं सूत्रों में, इत संज्ञा करने वाला सूत्र तो भाई पहले ना, सबसे पहले हलंत्यम पढ़ा जाता है। किसमें? हमारी वो जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें सबसे पहले हलंत्यम पढ़ा जाता है, तो इस संज्ञा के लिए हलंत्यम यूज होता है। बस अगर इस संज्ञा का सूत्र पूछ लो तो हलंत्यम या फिर उपदेश अर्जुन, इन दो के सिवा कोई नहीं लिखना। इस संज्ञा का सूत्र पूछ लो और इन दोनों की व्याख्या तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, इतना अच्छे से मैं तुमको समझाती हूँ। उसके बाद आते हैं लोप संज्ञा। भाई इसके अंदर कौन सा कर्ता है और कौन सी संज्ञा है, मतलब कौन सा लोप लोप कर रहा है, लोप क्रिया कर रहा है, और कौन लोप संज्ञा कर रहा है। ये दो पूछे जा सकते हैं, और या फिर इनका ये। उसके अलावा क्या आता है, एक ये, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में सिर्फ इसका वो पूछा जाएगा, अर्थ, अनुवाद करना, समझाना इसको, व्याख्या। हाँ, प्रॉपर वर्ड है व्याख्या। ठीक है, ये अपने को इसलिए पता होना चाहिए भाई, पूछा कम जाता है रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कौन करता है, लेकिन पता होता है तो बहुत है, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, ये पता होनी चाहिए। सवर्णों में भी कौन कौन से वो है, वो चीज जरूर याद कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर वो याद नहीं हुए ना, सवर्ण को मतलब किसका आसे, तुम प्रयत्न चाहे याद मत करना, क्योंकि प्रयत्न इतने काम नहीं आते, लेकिन आसे सबके पता होने चाहिए। क्योंकि आस्यों से जो सवर्ण संज्ञा जो सवर्णी है, वो सारे के सारे सवर्णी अभी संधि वगैरह में खूब यूज होते हैं। ठीक है, ये छोड़ देना चाहे। फिर आते हैं संयोग संज्ञा। इस संयोग में, हाँ, संयोग और संहिता देख लेना, पद जरूरी है, और ये दोनों संधि में काम आती है। और यहाँ ये भी पता होना चाहिए कौन सी संधि की है और कौन सी संज्ञा की है, दोनों आएगी तो एक बार वो भी पड़ेगी। फिर यहाँ सर प्रगृह का इतना वो डायरेक्ट नहीं पूछते, प्रातिपदिक पता होना चाहिए खास है ना। फिर हाँ, एक ये यूज आएगी आगे, इसलिए इसका पूछ लेते हैं अक्सर, और पीछे इसका, पर ये ज्यादा पूछी जाती है नदी। फिर संबुद्धि, सर्वनाम के अंदर खाली एक ये सूत्र, यही ऐसा है जो खास तौर से यूज आता है, बाकी वाले इतने वो नहीं, जरूरी नहीं है। और ये देख लेना सर्वनाम स्थान का। दूसरा वाला सुपह, ये वाले इतने नहीं आते, है ना, ये आना चाहिए। और एक ये पता होना चाहिए, और इनमें से खाली ये पता। तो ये जो टिक लगाए हैं, ये सारे के सारे सूत्र ऐसे हैं जिन्हें याद करना जरूरी है, बाकी तो बहुत छोटा है। बाकी समझ जरूर लेना, समझना जरूरी है, इसलिए कि आगे आपका काम है। अभी अभी जैसे भ संज्ञा वगैरह जैसे है, तो वो तो छोड़ भी दो, ठीक है। और कुछ? ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू मैम। वेलकम।